Hello students, this is your Shashank sir connecting with you through this wonderful platform of ARC Learning and आज हम लोग evolution के थर्ड लेक्चर पे चले आए हैं जहां पे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। ऐसे एवोल्यूशनरी जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, है ना, हाउ डिड एवोल्यूशन स्टार्ट, वेयर वर द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन कैसे हुआ था, देन स्पेशल क्रिएशन से होके ए बायोजेनेसिस एंड देन केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, सब मिला आके हम लोगों को अल्टीमेटली एक बेसिक टाइमलाइन हम लोग का क्रिएट हो चुका था। ठीक है, नाउ ऑल दिस इफ यू रीड आपको मालूम चलेगा कि ये हम लोग का एक्चुअली में स्टोरी चल रहा है। ये स्टोरी एक ओवरलैपिंग स्टोरी है जहां पे बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स, बहुत सारे पाइवोटल रोल साइड बाय साइड प्ले कर रहे थे। ठीक है, तो एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन सबने बताया। ठीक है, बट द फर्स्ट पर्सन who came out with a written document, the first person who came out with a written document about evolution कैसे proceed किया होगा, now how did the evolution did occur, ठीक है ना। so इसके अंदर में चले आते हैं, the first important name that you will learn here is of Lamarck। Jean Baptiste Lamarck, that was the first person who came out with a document कि ऐसे एवोल्यूशन हुआ होगा, राइट। नाउ हिज थ्योरी, लैमार्क्स थ्योरी, उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, पब्लिश्ड ए बुक कॉल्ड फिलोसॉफिक जूलॉजी, जहां पे उन्होंने अपना थ्योरी दिया था। और उनका थ्योरी दैट ट्राइड टू एक्सप्लेन एवोल्यूशन केम टू बी नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। या फिर आप इसको थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। So in this book he gave this theory of inheritance of acquired characters या फिर theory of use and disuse of organs। और यहाँ पे he tried to explain कि how evolution occurred और how evolution proceeded। ठीक है, तो इस थ्योरी का 4 बेसिक postulates थे। Four basic postulates. पहला, he said there is something called internal vital force in all organisms। internal vital force, ये इच्छा शक्ति, ये force, this is what you would have required to meet your necessities। ठीक है, कि आपको कुछ जरूरत है, उसको पाने के लिए आपके अंदर में ही एक क्षमता, एक शक्ति रहती है, which Lamarck called as internal vital force, and this was his first postulate। सेकेंड उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गन का फॉर्मेशन, कोई भी ऑर्गन हो या कोई भी चीज हो, उसका फॉर्मेशन उसके नेसेसिटी पे डिपेंड करेगा, राइट। आपको जरूरत है तो आपको वो चीज मिलेगा, राइट। So formation, this is the second। Formation of the organ depends upon its necessity। ठीक है, सो थर्ड,
आपने तो आपके नेसेसिटी के हिसाब से ऑर्गन बना लिया, लेकिन अभी उस ऑर्गन का डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेमार्क वुड बी डिपेंडेंट आप इसको कितना यूज करते हो या यूज नहीं करते हो। अगर आपने उस ऑर्गन को बहुत यूज किया तो ये डेवलप हो जाएगा, और अगर आपने उस ऑर्गन को यूज नहीं किया तो ये डेवलप नहीं होगा। सो द थर्ड पोस्टुलेट वाज डेवलपमेंट of the organ depends upon his use and disuse। ठीक है। इंटरनल वाइटल फोर्स फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन of depends upon its necessity, development of the organ depends upon its use and disuse। तो आपने अगर यूज किया होगा तो इसलिए अच्छे से डेवलप हो गया, अगर आपने यूज नहीं किया तो ये डेवलप नहीं होगा। एंड फाइनली द लास्ट पार्ट, ही सेड all the changes acquired by the organism in its lifetime will be inherited by its progenies। The changes acquired by the organism in its lifetime, अपने लाइफ टाइम के कोर्स में जितना भी चेंजेस ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक एक्वायर करता है, दैट विल बी इनहेरिटेड बाय इट्स प्रोजेनिस। ये था 4 बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ लेमार्क, राइट। अभी इसको सिंपल भाषा में अगर समझना चाहे, सो सपोज देयर इज अ ग्रेट फ्लड और यू आर स्टक ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, अभी आपको स्विमिंग नहीं आता है, आपको तैरना नहीं आता है, एंड आपके पास बोट भी नहीं है आपको यहां से लेके जाने के लिए। ठीक है, अभी देयर इज अ नेसेसिटी टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस, राइट, अदरवाइज यू विल डाई। सो अकॉर्डिंग टू लेमार्क आपके पास क्या है? अकॉर्डिंग टू लेमार्क यू हैव एन इंटरनल वाइटल फोर्स, you have an internal vital force, right? You have an internal vital force which you can utilize to, you are stuck in the building because of flood, you need to get off that building and go to a place where you don't have a flooding, right? You don't know swimming, you don't have a boat, तो ultimately आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए wings, है कि नहीं? So necessity आ गया, there is necessity, you have to move out of that place। So according to Lamarck, by utilizing your internal vital force you can form new wings, समझ में आया? So you can form new wings, और जब आपका wings form हो गया then you can use that wings to fly away। आपने उस wings को यूज किया, आप उससे उड़ के चले गए, है कि नहीं? Thereafter the development, ये विंग्स तभी अच्छे से डेवलप होगा जब आप इसका कॉन्टिन्यूअस यूज करते रहेंगे। अगर आप इसका यूज सिर्फ एक ही बार किया, सिर्फ जस्ट उड़ने के लिए किया, ये टोटली डेवलप कभी नहीं होगा। यू हैव टू रेगुलरली यूज इट फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए आपको अपना विंग्स यूज करना पड़ेगा। अगर आप विंग्स यूज करते हो तब ये डेवलप हो जाएगा बहुत अच्छे से, और अगर आप डेवलप नहीं करते हो देन द विंग्स विल नॉट डेवलप as such, the wings will not develop as such। समझ में आ रहा है? अगर आपने अच्छे से यूज किया, आपके अंदर में वो चेंज आ गए, आपके अंदर में वो विंग्स आया। सो अकॉर्डिंग टू लेमार्क द चेंजेस दैट यू हैव एक्वायर्ड, राइट, द चेंजेस दैट यू हैव एक्वायर्ड विल बी इनहेरिटेड बाय योर प्रोजेनिस। मतलब आपने विंग्स को अच्छे से यूज किया, विंग्स वाला आपके बॉडी में डेवलप हो गया, तो आपके प्रोजेनिस जो फर्दर आएंगे दे विल बी born with wings। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट लैमार्क एक्चुअली वांटेड टू से। और उन्होंने एग्जांपल किसका दिया था? उन्होंने एग्जांपल दिया था जिराफ का, कि अकॉर्डिंग टू हिम जिराफ्स वेर
रिलेटेड टू द डियर पॉपुलेशन, जिनका खाना डियर के जैसे ग्राउंड पे था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, खाना आपका ग्राउंड में अवेलेबल होना बंद हो गया एंड इट वेंट अप. सो व्हाट लैमार्क सेड कि जिराफ अपने नेक में पूरा इंटरनल वाइटल फोर्स अपने नेक में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया एंड दे पुल्ड, वो इच्छा शक्ति से अपने नेक को पुल करते रहे, और जितना पुल करते रहे खाना जितना ऊपर चलता गया उतना ही पुल करते गए एंड दे वर वर्किंग ऑन दैट मसल. तो धीरे 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 जिराफ का नेक बड़ा होता गया एंड इवेंचुअली ये डेवलप हो गया ऑर्गन एंड देन द प्रोजेनिस ऑल दे केम आउट विथ लॉन्ग नेक्स. ऐसा हो सकता है क्या? समझ के सोच के देखिए, हो सकता है क्या? हाँ होगा, बेसिक लॉजिक, ठीक है ना. सो ह्यूमन नेचर, हम लोग का टेंडेंसी, एक टेंडेंसी क्या है, आप लोग स्टूडेंट्स का ही बात मैं कर लेता हूं ना. इफ आई आस्क यू समथिंग, इवन इफ यू नो द आंसर, मोस्ट ऑफ यू विल कीप क्वाइट. 2-3 बार पूछूंगा तभी जाके आप आंसर दोगे, है कि नहीं? मोस्ट ऑफ यू विल कीप क्वाइट. लेकिन अगर मैं गलत कुछ बता दूं या गलत कुछ पढ़ा दूं, तब बोलोगे सर गलत पढ़ा रहे हो, ये गलत है ना. वी हैव अ टेंडेंसी, वी हैव अ नेचर टू करेक्ट पीपल, ठीक है. एंड दिस इज अ ट्रिक दैट यू कैन यूज. किसी से अगर सच बुलवाना हो ना, पहले खुद झूठ बोलो, तो वो ऑटोमेटिकली तुमको करेक्ट करेगा, राइट. सो नो वन वाज कमिंग आउट विद अ प्रॉपर बुक और ए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हाउ evolution occurred, and as soon as Lamarck came out with this postulate in his book, there were people who started to work on proving him wrong, right. One of the famous works that ultimately helped in disapproving Lamarck was Kerr-Wasson theory that was given by a scientist known as Weismann, ठीक है. और उनके थ्योरी को बोलते थे जर्म प्लाज्म थ्योरी. ठीक है. सो उनके थ्योरी को बोलते थे जर्म प्लाज्म थ्योरी. नाउ व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया, लैमार्क के लास्ट पोस्टुलेट को, अगर तुम लैमार्क के लास्ट पोस्टुलेट को देखो, उन्होंने क्या बताया लैमार्क ने कि द चेंजेस एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इन इट्स लाइफ टाइम विल बी इनहेरिटेड बाय द प्रोजेनिस, राइट. चेंजेस आया, डेवलपमेंट हुआ एंड इट विल बी एक्वायर्ड बाय द प्रोजेनिस. रिवर्स भी ट्रू होता है. अगर आपने किसी डेवलप, आपके अंदर में कुछ ऑर्गन है एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट प्रॉपर्ली, तो वो तो आपके यहां से निकल जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू लैमार्क. एंड योर प्रोजेनिस वोंट हैव दोज ऑर्गन्स, क्योंकि आपने यूज नहीं किया था, ठीक है. डेवलपमेंट ऑर्गन इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स यूज एंड डिसयूज. अगर आप उसको डिसयूज कर रहे हो तो वो आपके प्रोजेनी को ये इनहेरिट नहीं करेगा. सो व्हाट ही डिड, दिस वाइजमैन फेलो ने क्या किया, उसने एक चूहा लिया और उसका टेल काट दिया, राइट. सो ही सॉट दैट कि द माउस सर्वाइव्ड विदाउट द टेल, ऑल्दो थोड़ा बैलेंसिंग में उसका प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन इट सर्वाइव्ड. सो लैमार्क अगर आप फॉलो करोगे, तब चूहे का टेल आपने पूंछ काट दिया. नाउ दैट माउस रिप्रोड्यूस्ड, द प्रोजेनी शुडंट हैव बीन बॉर्न विद द टेल. वो टेल के साथ बॉन्ड नहीं होना चाहिए था. बट इंटरेस्टिंगली द टेललेस माउस हैड प्रोजेनिस व्हिच हैड टेल. तो वाइजमैन ने क्या किया, फिर से पूंछ काटा, फिर से उसको रिप्रोड्यूस करवाया. देन अगेन द थर्ड जनरेशन केम आउट विद टेल. तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे ऐसे 22 जनरेशन तक उन्होंने क्या किया, टेल काटा. बट even though on the 23rd generation the mouse was born with a tail, right. So ultimately उन्होंने क्या कर दिया, वाइजमैन ने ये वाला पार्ट टोटली रॉन्ग बोल के बता दिया. अकॉर्डिंग टू वाइजमैन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म क्या होता है, इफ ये जो वाइजमैन उन्होंने बोला चेंजेस, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला, changes can occur in somatoplasm
as well as germplasm. अकॉर्डिंग टू हिम, अगर चेंजेस मेरे सोमैटोप्लाज्म में चेंजेस आ रहे हैं, दिस विल नॉट बी इनहेरिटेड. This will not be inherited. But if the changes is occurring in my germplasm, this will be inherited. ठीक है. लैमार्क ने क्या बोला था, सोमैटिक सेल में चेंजेस आ रहे हैं तो वो तो ऐसे ही इनहेरिट होने वाला है. लेकिन वाइसमैन के थ्योरी ने अल्टीमेटली क्या एक्सप्लेन किया कि नहीं, वाइसमैन के थ्योरी ने बता दिया कि मेरे सोमैटोप्लाज्म में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो दैट आई कैन नॉट ट्रांसमिट इट टू द नेक्स्ट जनरेशन. चेंजेस कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड थ्रू द germplasm. बात वही है, as simple as that. अगर मैंने सिक्स पैक ऐप बनाया तो अकॉर्डिंग टू लैमार्क मेरे बच्चे भी सिक्स पैक ऐप लेके ही जन्मेंगे. ऐसा होगा क्या? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? ही और शी हैज टू अगेन गो इनटू द जिम टू मेक दोस सिक्स पैक्स. ठीक है. सो इवेंचुअली लैमार्क्स थ्योरी वाज disregarded. Lamarck's theory was disregarded, and Weismann played a very important role in discrediting या फिर disregarding Lamarck's theory of evolution. लेकिन इसमें सब कुछ गलत नहीं था. इसमें सब कुछ गलत नहीं था. क्या गलत नहीं था? कुछ गलत था, कुछ गड़बड़ था. इंटरनल वाइटल फोर्स, विल पावर. विल पावर, अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है, आप जितना भी कोशिश करो, यू विल नेवर बी सक्सेस. यू विल नेवर सक्सेस. आपके पास 5 महीना है अभी, अगर आप हार के बैठ गए हो तो कभी होगा ही नहीं. लेकिन आपको मालूम है 5 महीना है, बैकलॉग है, लेकिन आपके अंदर वो दृढ़ता है, राइट? एंड यू हैव दैट विल पावर टू कैरी यू फॉरवर्ड. उस विल पावर के वजह से ही तो आपको सक्सेस मिलने वाला है. तो अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, then you are going nowhere in your life. Will power. ठीक है. Secondly, development of the organ depends upon its use and disuse. Inner part ये करेक्ट है. आप ब्रेन को जितना यूटिलाइज करोगे, ये ब्रेन उतना ही शार्प होगा. आप जितना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, उतना ही आपका ब्रेन प्रॉपरली डेवलप होगा. प्रॉपरली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस on the day of your examination. So आप जिम जा रहे हो, आप जिम जाके क्या कर रहे हो? बॉडी को ट्रेन ही कर रहे हो ना. आप जितना जिम जाओगे, रेगुलर जिम जाओगे, आपका बॉडी उतना ही टोन होगा, राइट? सो यूज एंड डिसयूज, आप जितना एक पर्टिकुलर ऑर्गन को यूज करोगे, वो ऑर्गन डेफिनेटली उतना ही डेवलप होगा. इसलिए तो एक आयरन स्मिथ का राइट हैंड इतना डेवलप होता है, राइट? सो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, एक जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो करेक्ट है. So some parts were correct, some parts were wrong. अगर आप बेसिक साइंस में पढ़ोगे तो उनके इस लैमार्किज्म के गलत पार्ट को निकाल के नियो लैमार्किज्म पढ़ते हैं, where scientists try to justify findings of Lamarck by cutting out his wrong findings. ठीक है. तो वो हम लोग के चैप्टर का कवर नहीं करता है, so we won't be there. But हाँ, this is Lamarck's theory. What he said: internal vital force, formation of the organ depends upon its necessities, development of the organs depend upon its use and disuse, and all the changes that are acquired by the organism during its lifetime will be inherited by the progenies. और इसको discredit या disregard किसने किया? The studies of Weismann. Weismann के studies ने, Weismann ने क्या किया था? He cut the tail of mouse. उन्होंने माउस के टेल को कट किया था. And according to Lamarck, progenies tail less होना चाहिए था, but the progenies came out with tail, right? So theory of germplasm by Weismann discredited Lamarck's theory. ठीक है. So ये तो था एक. Next जो important step था, next theory जो हम लोग पढ़ेंगे, it was given by a great naturalist named Charles Darwin. Charles Darwin in 1859 came out with his book Origin of Species.
ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, जहां पे उन्होंने अपना थ्योरी दिया था एवोल्यूशन के लिए, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, करेक्ट। तो अगर आपको याद हो कि डार्विन वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन फंडेड बाय द ब्रिटिश क्राउन इन 1831, उन्होंने अपना शिप HMS बीगल को निकाला था एंड ही मूव अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो गैलापेगोस आइलैंड में भी आए थे जहां पे उन्होंने बहुत कुछ दिखा, राइट। ही कलेक्टेड मेनी डेटास, बट डार्विन अपने फाइंडिंग्स को समराइज नहीं कर पा रहे थे। उनको तो बहुत कुछ मालूम चला था बट ही कुड नॉट समराइज, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए ग्रेट नेचुरलिस्ट, डार्विन आल्सो वाज ए ग्रेट रीडर, ठीक है, वो पढ़ते थे बहुत। एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम क्या हुआ, देयर वाज अ साइंटिस्ट, पॉपुलेशन जेनेसिस्ट बोल सकते हो या पॉपुलेशन साइंटिस्ट भी बोल सकते हो, नेम्ड माल्थुस, ठीक है। वो ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर बहुत काम करते थे एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम ही पब्लिश्ड एन एसे ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर। तो डार्विन साहब ने वो पढ़ा, उसमें यह लिखा था कि not only humans but also all living organisms have an innate capability to reproduce, ठीक है। मतलब अगर आप स्पेसिफिक एनवायरनमेंट दे दो, ठीक है, अगर आप सब कुछ एक क्या बोलो, इफ यू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, all the organisms has an even the slow reproducing organisms will eventually populate the entire earth. We have that capability and all the living organisms have the capability, ठीक है ना। but we cannot, we are limited to a constant number, मालथूस साहब ने बोला था। why? because of the environment and the natural resources. तो environment हमको क्या करता है, environment हमको एक constant number पे रखे हुए रखता है, ठीक है। सो डार्विन गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, बोला हाँ बहुत अच्छा। देन अकॉर्डिंग इन द सेम टाइम देयर वाज अनदर नेचुरलिस्ट नेम्ड अल्फ्रेड वालेस, जो डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड के वहां पे काम कर रहे थे तो वो मेले आर्चिपेलागो पे काम कर रहे थे एंड ही सेंट हिज पेपर टू डार्विन, ठीक है। सो एज सुन एज डार्विन रिसीव्ड हिज पेपर, अल्फ्रेड वालेस का पेपर जब उन्होंने पढ़ा तो इमीडिएटली डार्विन ने अपना थ्योरी पब्लिश कर दिया, ठीक है। अगर आप बेसिक साइंस की तरफ जाओगे तो आज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्रेडिट किया जाता है बोथ डार्विन एंड वालेस को, इसे अभी वालेसेस एंड डार्विन एंड वालेसेस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वालेस साहब को भी सेम कंक्लूजन आया था जो डार्विन साहब को आया था, ठीक है। सो डार्विन गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी पीपल एंड बाय रीडिंग देयर वर्क्स ही समराइज्ड हिज ओन वर्क एंड his theory of natural selection also had some postulates. पहला क्या था, postulates, पहला था आपका all organisms have higher rate of reproduction. All organisms have higher rate of reproduction. Second क्या बताया, even though they have higher rate of reproduction but the number of organisms remain constant. The number of organisms remain constant, ठीक है। ये पहला दो पॉइंट डायरेक्टली माल्थुस से इंस्पायर्ड था। हायर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, the number of organisms remain constant because of limited natural resources, because of limited natural resources. ठीक है, because of limited natural resources. Higher rate of reproduction है, limited natural resources है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, you will have competition, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है, सबको जीना है, you will have competition. तो
कंपटीशन आएगा। जनरली कंपटीशन किस किस के बीच में आएगा? कंपटीशन खुद के बीच में आएगा, कंपटीशन दूसरों के बीच में आएगा। यू विल हैव कंपटीशन अमंग योरसेल्फ, मेंबर ऑफ द स्पीशीज ऑफ अमंग योरसेल्फ, एंड यू विल हैव कंपटीशन विद डिफरेंट स्पीशीज, क्योंकि सबको रिसोर्सेज चाहिए। सो यू विल हैव इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, intraspecific and interspecific competition. Interspecific, this is between the क्या? This is between the same species, between same species, and ये between different species, between different species. ठीक है? So higher rate of reproduction, the number of organisms remain constant because of limited natural resources. Because of limited natural resources, there eventually will be what? Competition. Competition किसके किसके बीच में? Competition खुद के बीच में, और competition तुम्हारे और दूसरों के बीच में हो जाएगा कंपटीशन। ठीक है? और इस कंपटीशन को जीतने के लिए, तुमको चाहिए होगा वेरिएशन। इस कंपटीशन को जीतने के लिए तुमको चाहिए होगा वेरिएशन। जिसके पास जितना ज्यादा वेरिएशन, जितना यूजफुल वेरिएशन, जितना अडेप्टिव वेरिएशन टू इट्स एनवायरनमेंट, वो ही उतना ही सक्सेसफुल। जिसके पास जितना कम वेरिएशन, जितना नॉन अडेप्टिव या हार्मफुल वेरिएशन, जो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, वो हो जाएगा आउट ऑफ कंपटीशन। ठीक है? सो वेरिएशन में भी यूजफुल, दैट helps to adapt, and non-useful, that does not help to adapt. ठीक है? That does not help to adapt. Correct? So जिसके पास जितना ज्यादा यूजफुल, वो जीतेगा कंपटीशन। जिसके पास अडेप्टेड नहीं है, वो नहीं जीतेगा। राइट? सो अल्टीमेटली कंपटीशन क्या है? कंपटीशन के जो तुम जीत रहे हो, अल्टीमेट रेस क्या है? जिसके पास सबसे ज्यादा यूजफुल वेरिएशन होगा, वही ना सर्वाइव करेगा। तो सर्वाइबिलिटी कौन डिसाइड करता है? सर्वाइबिलिटी डिसाइड करता है नेचर। सो द फिफ्थ पोस्टुलेट वाज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन में उन्होंने क्या बताया था? द ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल जो भी हो, विथ मैक्सिमम यूजफुल वेरिएशन, जिसके पास जितना मैक्सिमम यूजफुल वेरिएशन होगा, ओनली दैट विल बी सिलेक्टेड बाय नेचर। Individuals with the maximum useful variation will be selected by the nature, will be selected by the nature। समझ में आ रहा है? will be selected by the nature। अल्टीमेटली आपको इसने सिलेक्ट क्यों किया? आपको इसने सिलेक्ट इसलिए किया बिकॉज यू आर दी फिटेस्ट अमॉन्ग देम ऑल। आप फिट थे, सबसे अलग थे, सबसे वेरिएबल थे, सबसे फाइट करके आपने जीता। सो यू आर दी फिटेस्ट। सो लास्टली कम्स दी सर्वाइवल, survival of fittest, survival of fittest। fitness is the end result, fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature, and selected by
नेचर। समझ में आ रहा है? ठीक है। There is higher rate of reproduction, there is higher rate of reproduction, there is higher rate of reproduction, लेकिन the number of organisms always remain constant, एक constant में रहेगा। क्यों? Because limited natural resources, higher population है, organisms limited resources है, तो organism के बीच में क्या आएगा? organism के बीच में आएगा competition। कंपटीशन किस में? बिटवीन द सेम स्पीशीज, इंट्रास्पेसिफिक, बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। और इस कंपटीशन को जीतने के लिए तुमको चाहिए होगा क्या? तुमको चाहिए होगा वेरिएशन। जिसके पास जितना ज्यादा वेरिएशन, वो उतना ही अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा, उतना अडेप्ट कर पाएगा तो वही जीतेगा। और जो जिसके पास जितना कम वेरिएशन और अडेप्ट नहीं कर पाया, तो वो इस कंपटीशन में नहीं टिक पाएगा। और ये कंपटीशन को कौन जज करेगा? इस कंपटीशन को जज करेगा मेरा नेचर या फिर नेचुरल सिलेक्शन। जिस इंडिविजुअल या जिस ऑर्गेनिज्म के पास सबसे ज्यादा यूजफुल वेरिएशन होगा, जो सबसे ज्यादा अडॉप्टेड होगा नेचर के साथ, उसी को नेचर सिलेक्ट करेगा। और नेचर उसको क्यों सिलेक्ट कर रहा है? बिकॉज वो सबसे फिट था, वो सबसे फिट था। दैट इज वाई इट इज नोन एज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो सबसे फिट था उसी को सिलेक्ट करेगा। और ये हमेशा याद रखना, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट इज ऑलवेज फिटनेस ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। ये था मेरा डार्विन का थ्योरी। दिस वाज माय डार्विन्स थ्योरी। अगर इसको सिंपल भाषा में समझना चाहो, लास्ट टाइम अराउंड 20 लाख कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर नीट। इस साल +3 पकड़ लो, प्लस माइनस 23 lakh students will be appearing for the NEET exam, but the number of seats will be always almost constant, 60,000, 50,000 to 60,000. क्यों? Because we have limited number of medical colleges, 60,000। तो obviously क्या आएगा? competition आएगा, है ना? तुम किसके बीच में competition आएगा? तुम्हारे बीच में, तुम्हारे फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है, तुम्हारे सिबलिंग्स के बीच में, तुम्हारे कजन्स के बीच में, तुम्हारे भाई बहन के बीच में आएगा कंपटीशन, इंट्रास्पेसिफिक, बिटवीन द सेम स्पीशीज। और तुम कंपीट किसके साथ कर रहे हो? अपार्ट फ्रॉम योर ओन, यू आर कंपीटिंग विद द स्टूडेंट्स ऑफ अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अदर स्टेट्स, आप उनके साथ भी कंपीट कर रहे हो, इंटरस्पेसिफिक। और इस कंपटीशन में आपको कौन हेल्प करेगा? वेरिएशन है, हेरिडिटी। वेरिएशन आपका नॉलेज, आप जितना पढ़ोगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, उतना ही धीरे 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 आप अपना नॉलेज इंक्रीज करते जाओगे। वही है वेरिएशन। जितना ज्यादा नॉलेज, अडेप्टिव नॉलेज होगा, जितना ज्यादा नॉलेज होगा, आप उतना ही प्रेशर के साथ अडेप्ट कर पाओगे। और जितना आप नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे, द चांसेस ऑफ यू एनकाउंटरिंग क्वेश्चन आउट ऑफ द पूल, क्वेश्चन पूल बिकम्स मोर, है कि नहीं? सो जिसने ज्यादा पढ़ाई किया होगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उसके पास वेरिएबल नॉलेज रहेगा, and that person will be naturally selected। नेचुरल सिलेक्शन उसमें क्या होगा? नीट एग्जाम पे वही जाएगा, इंडिविजुअल्स विद मैक्सिमम यूजफुल वेरिएशन, जिसने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया था, सबसे ज्यादा पढ़ाई किया था, उसी को डायरेक्ट चांस है। एंड व्हाई डिड ही गॉट सिलेक्टेड इन द नीट? बिकॉज ही वाज द फिटेस्ट अमॉन्ग देम ऑल। वो सबसे अलग, सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ आया था, इसीलिए नीट ने उसको सिलेक्ट कर दिया। एंड अल्टीमेटली एवोल्यूशन हो गया किससे? एक 12th पास स्टूडेंट से एक अंडरग्रेड एमबीबीएस स्टूडेंट तक जर्नी। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सेज। तो कौन ज्यादा अप्रोप्रिएट था, लेमार्क या डार्विन? डार्विन ज्यादा अप्रोप्रिएट थे। उन्होंने ऐसे ऐसे पोस्टुलेट्स दिए जो अभी भी अपने खुद के एग्जाम्पल से मैच करते हैं, राइट? बट आई टेल वन सेकेंड, क्योंकि ये फिर भी थ्योरी है ना, ठीक है? सो एवरीथिंग हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स। डार्विन साहब ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, उन्हें बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं भी कर पाए, ठीक है? नोइंगली अननोइंगली ही ओवरलुक्ड मेंडल्स फाइंडिंग्स, क्योंकि ऑलरेडी मेंडल ने तब अपना फाइंडिंग्स ऑलमोस्ट उन्होंने रेडी करके पब्लिश कर दिया था, ठीक है? तो जो वेरिएशन का बात बोल रहे थे, कहाँ का वेरिएशन है, कैसे वेरिएशन आ रहा है, ये कुछ भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, राइट? देयर आफ्टर एक दो थ्योरी और भी आए, जैसे ह्यूगो डी वाइस का म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है? एंड फिर जितना साइंस आगे बढ़ता गया, मॉडर्न साइंटिस्ट ने सब थ्योरी से करेक्ट पोर्शन को मिला के एक मॉडर्न थ्योरी दिया, जहां पे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एवोल्यूशन होता है।
दिस विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट क्लास. सो पढ़ते रहिएगा, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, एंड you know nature will select, right? Try to be different, try to practice, ठीक है? Try to accumulate as much as variation that you can. Only if you can accumulate much variation, then only nature will select you, और तभी आप इवॉल्व होगे, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को. थैंक यू वेरी मच.